नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसका आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। ठीक है, चलिए। 1953 के बाद किस सीमा तक नरमी आई, यही टॉपिक हम लोगों को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, यहीं से। इसमें कोई शक नहीं है कि 1953 के दौरान पूर्व और पश्चिम में संबंध सुधरने लगे थे। यद्यपि अभी भी कुछ क्षेत्रों में मतभेद थे और इस नरमी में लगातार कोई बदलाव भी नहीं हो रहा था। नरमी के कारण पहले देखते हैं। पहला है स्टालिन की मृत्यु। स्टालिन का देहांत संभवतः नरमी की शुरुआत थी, क्योंकि इससे कुछ नए रूसी लीडर सामने आए। मलिनकोव, बुल्गानिन और क्रुश्चेव, जो यूएसए से संबंध सुधारना चाहते थे। उनका सबसे बड़ा कारण यह था कि अब दोनों देशों के पास हाइड्रोजन बम थे और दोनों पक्ष इतने बराबर के थे कि यदि अणु युद्ध से बचना है तो दोनों को अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करना होगा। आगे दोस्तों, निकिता क्रुश्चेव ने अपने प्रसिद्ध भाषण फरवरी 1956 में अपनी नई नीति बताई, जिसमें उन्होंने स्टालिन की आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना संभव ही नहीं, जरूरी है। अब दो ही तरीके हैं, या तो शांति से एक साथ रहना या फिर इतिहास का सबसे भयानक अणु युद्ध। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इसका यह मतलब नहीं था कि क्रुश्चेव ने कम्युनिस्ट प्रभावी दुनिया का विचार छोड़ दिया था। ये तो होगा, पर जब तब पश्चिम के देश सोवियत की आर्थिक व्यवस्था की महत्ता को समझेंगे, युद्ध में हारेंगे ऐसा नहीं। इसी प्रकार वह तटस्थ राज्यों को भी आर्थिक सहायता देकर कम्युनिज्म की महत्ता बताना चाहते थे। नंबर 2 है दोस्तों मैकार्थी को श्रेय नहीं। आगे देख लेते हैं। 1954 ईस्वी में जब मैकार्थी को श्रेय नहीं दिया गया, तब यूएसए में कम्युनिस्ट विरोधी विचारधारा, जो कि जोसेफ मैकार्थी द्वारा फैलाई गई थी, वह धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। यह स्पष्ट हो गया कि खुद मैकार्थी भी एक तरह का हठधर्मी था, और जब वह प्रमुख सेनाध्यक्षों पर कम्युनिस्टों के प्रति सहानुभूति का आरोप लगाने लगा, तब बात बहुत बढ़ गई। सीनेट ने बहुमत से उसका विरोध किया और उसने नए चुने गए राष्ट्रपति आइजनहावर पर सीनेट का पक्ष लेने के लिए आलोचना की। उसके बाद ही आइजनहावर ने यह घोषणा कर दी कि अमेरिका के लोग सोवियत के लोगों से मित्रता करना चाहते हैं। बी नंबर है दोस्तों, इसमें नरमी किस प्रकार दिखाई गई, आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों पहली पहचान। आगे है पन्मुजोम के शांति समझौते के दस्तखत से जुलाई 1953 ईस्वी में कोरिया का युद्ध खत्म हो गया। आगे अगले ही वर्ष इंडो चीन युद्ध खत्म हो गया। दूसरा नंबर इसमें 1955 ईस्वी में रूस ने खास रियायतें दी, मतलब कंसेशंस दिया था, रियायतें दी। पहला, वे फिनलैंड में अपने सैनिक अड्डे छोड़ने को तैयार हो गया। दूसरा, उन्होंने यूएन में नए 16 सदस्यों के आने पर किए गए अपने निषेध को वापस ले लिया। तीसरा, जब क्रुश्चेव टीटो गए तब यूगोस्लाविया का झगड़ा भी सुलझ गया। नंबर 4, कोमिनफॉर्म बंद कर दिया गया और उपग्रह राज्यों को और अधिक आज़ादी देने की बात रखी गई। ठीक है। नंबर 3 है दोस्तों ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी पर दस्तखत, मई 1955 ईस्वी। नरमी के दौरान की यह सबसे बड़ी गतिविधि थी। 1945 ईस्वी के युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया को कब्जे वाले 4 जोन में बांटा गया। उसे रूस के जोन में रखा गया और उसकी राजधानी वियना थी। जर्मनी से अलग उसे अपनी सरकार बनाने की इजाज़त दी गई, क्योंकि उसे हारा हुआ राज्य ना मानकर नाज़ियों
से आज़ाद कराया गया राज्य माना गया। ऑस्ट्रिया की सरकार के पास सीमित अधिकार थे और उसकी वैसी ही समस्या थी जैसी जर्मनी में थी। दूसरी ओर कब्जा करने वाली तीन पश्चिमी शक्तियों ने अपने अपने जोन लेने शुरू कर दिए। रूस ने मुआवजे को कम करके उसे केवल अपने यहाँ की खाद्य सामग्री के रूप में देने की जिद की। कोई स्थायी समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा था, पर 1955 ईस्वी के शुरू में ऑस्ट्रिया की सरकार ने रूस पर और अधिक सहयोग के लिए दबाव डाला, वो भी पश्चिमी जर्मनी और पश्चिमी ऑस्ट्रिया के एक में मिलने से डरे हुए थे। आगे समझौते के परिणाम स्वरूप कब्जे वाले क्षेत्र से सारी सेना हटा ली गई और ऑस्ट्रिया अपनी 1937 ईस्वी में सीमाओं के साथ आज़ाद हो गया। वह जर्मनी के साथ इकट्ठा नहीं होना चाहता था। उसकी सेना बहुत सीमित थी और पूर्व और पश्चिम के किसी भी झगड़े में वह तटस्थ रहना चाहता था। इसका अर्थ था कि वह नाटो में या यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में भी शामिल नहीं हो सकता था। एक चीज़ से ऑस्ट्रिया के लोग नाखुश थे, वह था जर्मन भाषी क्षेत्र साउथ टाइरोल, जो उनके पास से इटली के पास चला गया था। ठीक है, आगे है नरमी केवल आंशिक थी, सी नंबर। चलिए इसे देखते हैं। नरमी केवल आंशिक थी। क्रुश्चेव की नीतियाँ बड़ी मिली जुली थीं, जिन्हें पश्चिम के नेताओं को समझने में अक्सर परेशानी होती थी। अभी बताई गई शांतिकर नीतियों पर जो पूर्व के लिए खतरा होती, उन पर तो वो जल्द ही कार्रवाई करता, पर रूस की उपग्रहों पर पकड़ को ढीला करने में उसकी कोई मंशा नहीं थी। 1956 ईस्वी में हंगरी ने इसे खुद भोगा था, जब बुडापेस्ट में कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध हुए आंदोलन को बड़ी बेरहमी से रूस के टैंकों ने कुचल दिया था। कभी कभी वह यह भी देखता था कि अपने साथ रहने वाले अमेरिका के लोगों को वह कहाँ तक मना सकता है। आगे रूस और उसके सैटेलाइट राज्यों के बीच वारसा समझौते 1955 ईस्वी पर दस्तखत पश्चिमी जर्मनी के नाटो में जाने के कुछ देर बाद ही हुए थे। यह सुरक्षा का आपसी समझौता था जिसे पश्चिम ने पश्चिमी जर्मनी की नाटो की सदस्यता के विरोध में कार्रवाई के रूप में किया था। रूस अपने अणुशास्त्रों को बढ़ाता ही रहा। बर्लिन में हालात से और तनाव बढ़ गया। नंबर आगे है सबसे ज़्यादा भड़काने वाली कार्रवाई थी जब क्रुश्चेव ने क्यूबा में सोवियत मिसाइल लगा दी, जो अमेरिका के तट से केवल 100 मील की दूरी पर थी। ठीक है, आगे बर्लिन में हालात क्या थे आइए देखते हैं। पश्चिमी ताकतें अभी भी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूर्वी जर्मनी को, जिसे रूस ने 1949 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी के बनने के बाद बनाया था, उसे औपचारिक मान्यता देने को तैयार नहीं थी। 1958 ईस्वी में शायद यूएसएसआर के कई क्षेत्रों में अणुशास्त्रों में आगे होने से प्रोत्साहित होकर क्रुश्चेव ने यह घोषणा कर दी कि यूएसएसआर अब पश्चिमी बर्लिन में किसी भी पश्चिमी ताकत के अधिकारों को मान्यता नहीं देगा। जब अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वो उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब क्रुश्चेव ने इस बात पर बल नहीं दिया। 1960 ईस्वी में अब शिकायत करने की बारी थी क्रुश्चेव की, जब अमेरिका का U-2 स्पाई हवाई जहाज रूस की सीमा के 100 मील अंदर गिरा दिया गया। राष्ट्रपति आइजनहावर ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और अपने बचाव में यह कहा कि सर्वेक्षण उड़ान भरना अमेरिका का अधिकार है। क्रुश्चेव पेरिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल आए और लगने लगा कि अब नरमी का दौर नहीं रहेगा। 1961 ईस्वी में एक बार फिर क्रुश्चेव ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को यह सुझाव दिया कि पश्चिम को बर्लिन से हट जाना चाहिए। कम्युनिस्टों के लिए यह बड़ी लज्जा की बात है कि बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी में जा रहे हैं। इनकी संख्या औसतन
2 लाख सालाना है, औसतन 2 लाख सालाना है। और 1945 ईस्वी से अब तक 3 मिलियन से ज़्यादा शरणार्थी जा चुके हैं। जब कैनेडी ने मना कर दिया तब बर्लिन की ये 28 मील लंबी विशाल दीवार जो पूरे शहर में से जा रही थी और सचमुच भागने के रास्ते में रुकावट थी, उसे तोड़ दिया गया अगस्त 1961 में। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। यह दोस्तों हमारा फिगर बर्लिन और उसकी दीवार 1961 का है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये दोस्तों एक और फिगर है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं। फिगर देखिए, ये दोस्तों बर्लिन की दीवार बच निकल भागने की कोशिश के दौरान गोली मारे जाने पर 18 वर्षीय पूर्वी बर्लिन नागरिक मृत पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बाएं तरफ है। और पूर्वी बर्लिन सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसे ले जाते हुए, जो कि दाएं ओर हैं। ठीक है, ये लोग देखिए ले जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा 7.4 है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अणु शस्त्रों की होड़ और क्यूबा का मिसाइल संकट 1962। चलिए देखते हैं इसमें ये नंबर, शस्त्रों की होड़ का बढ़ना शुरू। ठीक है, 1949 ईस्वी के अंत तक रूस के एटम बम बनाने के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच शस्त्रों की रेस बढ़ती गई। अमेरिका के पास तो पहले से ही इससे कहीं ज़्यादा हथियार थे, पर रूस भी उनका मुकाबला करने की ठाने हुआ था। यद्यपि परमाणु हथियारों के बनाने से उसकी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था। 1952 ईस्वी में जब अमेरिका ने उससे उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम बना लिया, तो अगले ही वर्ष रूस ने भी ऐसा ही बम बना लिया, और साथ ही एक ऐसा बम भी बना लिया जो अमेरिका तक मार कर सकता था, वार कर सकता था, या लिखना था आगे दोस्तों, वार कर सकता था, ये लिखना था। चलिए आगे। अमेरिका परमाणु बमों और हथियारों की संख्या में बहुत आगे था, पर 1957 ईस्वी में रूस उससे आगे निकल गया जब उसने एक खास तरह का हथियार बनाया। ठीक है, ICBM उसका नाम था, द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ICBM, द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह एक ऐसा न्यूक्लियर रॉकेट है जो इतना शक्तिशाली है कि USSR के अंदर से ही USA तक छोड़ा जा सकता है, और अमेरिका ने भी तुरंत इसके ही जैसा रॉकेट, जिसका नाम है एटलस, ठीक है, एटलस, बना लिया। और रूस से कहीं ज़्यादा अब उसके पास ऐसे रॉकेट है। अमेरिकी ने छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट भी बनाए, जिन्हें जुपिटर और थोरस कहा गया। ये यूरोप और तुर्की से USSR तक छोड़े जा सकते हैं। जब रूस ने 1958 ईस्वी में धरती से दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा, तो अमेरिका को लगा कि उसे भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और कुछ ही दिनों में उसने भी धरती से एक उपग्रह भेज दिया। बी नंबर दोस्तों, क्यूबा का मिसाइल संकट 1962। आइए इसे भी देख लेते हैं। 1959 ईस्वी में क्यूबा शीत युद्ध में शामिल हुआ, जब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका के सहयोग से शासन करने वाले भ्रष्ट बतिस्ता से शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। तब उन्होंने अमेरिका के स्वामित्व वाली संपत्ति और कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर USA को नाराज़ कर दिया। क्यूबा के USA से संबंध बिगड़ गए और USSR से बेहतर हो गए। जनवरी 1961 ईस्वी में USA ने क्यूबा से राजनैतिक संबंध तोड़ दिए, और रूस ने अपनी आर्थिक सहायता बढ़ा दी। आगे दोस्तों, क्यूबा अब एक कम्युनिस्ट राज्य हो गया है। इस बात से शाश्वत होकर US के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने बतिस्ता के सहयोगियों से मिलकर एक योजना ग्वाटेमाला यानी मध्य अमेरिका में अमेरिका के हवाई अड्डे से क्यूबा पर हमला करने की बनाई। इसमें अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पूरी तरह शामिल थी। इस समय अमेरिका में सभी यह सोचते थे कि ऐसा सर्वसत्ता वाले राज्यों के मामलों में बोलना और उनके शासन को पलटना जो
उनके लिए शत्रु हैं और नुकसानदायक हैं, उनके प्रति इस प्रकार के व्यवहार से वे सभी सहमत थे। आगे अप्रैल 1961 ईस्वी में लगभग 1400 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी बे ऑफ पिंक्स पर उतरी, पर यह योजना इतने खराब तरीके से बनाई गई थी कि कास्त्रो की सेना और उसके 2 जेट हवाई जहाज़ों ने बिना किसी कठिनाई के उन्हें कुचल दिया। बाद में उसी वर्ष कास्त्रो ने घोषणा कर दी कि वो अब मार्क्सवादी हैं और क्यूबा समाजवादी देश है। कैनेडी ने अपने अभियान से कास्त्रो को कुचलने के कई तरीके अपनाए। क्यूबा के मालवाहक जहाज डुबा दिए गए, आयरलैंड पर स्थापित जहाज़ों की तोड़फोड़ की गई। आयरलैंड पे आगे और अमेरिकी सेना हमले का अभ्यास करती रही। कास्त्रो ने यूएसएसआर से सहायता के लिए कहा। आगे क्रुश्चेव ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर लगा दिए, जिनका निशाना यूएसए था। कौन था दोस्तों? यूएसए, अमेरिका था, जिसका सबसे करीबी निशाना क्यूबा से 100 मील से भी कम था। वह 2000 मील दूरी तक मार करने वाली मिसाइल लगाना चाहता था। आगे है, जिसका मतलब है कि यूएसए के सेंट्रल और पूर्वी दोनों क्षेत्रों के बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो और बोस्टन सभी निशाने पर होंगे। यह एक बहुत ही खतरनाक फैसला था और जब अक्टूबर 1962 ईस्वी में खोजी हवाई जहाज़ों ने एक मिसाइल अड्डे के बनने की तस्वीरें लेकर भेजी तो यूएसए में इसे लेकर बड़ा डर फैल गया। आगे क्रुश्चेव ने ऐसा खतरनाक फैसला क्यों लिया, आइए देखते हैं। आगे, रूस के पास अब इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल औरों की तुलना में कम हो गई थी, इसलिए वह यूएसए से उसे लेकर दोबारा यह दिखाना चाहता था कि उसके पास ही सबसे अधिक मिसाइल है। पर इस सारे संकट का दोषी यूएसएसआर को ठहराना गलत होगा। 1959 ईस्वी में अमेरिका ने तुर्की के साथ एक समझौता किया था कि वो तुर्की के अड्डे पर जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल लगा सकते हैं। यह कास्त्रो और रूस के बीच हुए किसी उच्च स्तरीय समझौते से पहले का था। जैसा कि क्रुश्चेव ने अपने संस्मरण में कहा है कि अमेरिकी ने हमारे देश को चारों तरफ से सैनिक अड्डों से घेर लिया है। अब उन्हें पता चलेगा कि यदि शत्रु की मिसाइल का निशाना उनकी तरफ हो तो कैसा लगता है। आगे, यह अपने सहयोगी कास्त्रो के साथ जो यूएसए से हमेशा डरा रहता था, एक प्रकार की एकता दिखाने का भाव था। यद्यपि बे ऑफ पिग के हमले में वह बुरी तरह असफल हुए हों, पर अमेरिका का कास्त्रो को धमकाना खत्म नहीं हुआ था। नवंबर 1961 ईस्वी में कैनेडी ने CIA के एक गुप्त अभियान जिसका नाम था ऑपरेशन मोनगूस उसकी शुरुआत की, जिसका लक्ष्य था क्यूबा की कम्युनिस्ट सत्ता को उखाड़ फेंकने में मदद करना। आशा थी कि रूस की मिसाइल इस तरह के अभियान से बचना चाहेगी और यदि नहीं तो वे अमेरिकी सेना पर हमला कर देगी। यह अमेरिका के नए राष्ट्रपति की हल करने की शक्ति का परीक्षण होगा। ठीक है, ये एक दोस्तों हमारा फिगर है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो फिगर है हमारा, ये क्यूबा का मिसाइल संकट 1972 का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जूम कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे, शायद क्रुश्चेव इन मिसाइलों के द्वारा यूरोप से अमेरिकन मिसाइल हटाने के विषय में यूरोप से सौदेबाजी करना चाहता था, या फिर बर्लिन से पश्चिम हट जाए यह चाहता था। कैनेडी के सैनिक सलाहकारों ने सलाह दी कि उन्हें इन अड्डों पर हवाई हमले करने चाहिए। जनरल मैक्सवेल ने सलाह दी कि उन्हें क्यूबा पर पूरी तौर पर हमला कर देना चाहिए, पर वो बड़ी सावधानी से चल रहे थे। उसने
अमेरिका सेना को सावधान किया। उसने क्यूबा की नाकेबंदी शुरू कर दी, जिससे कि जो 25 रूसी जहाज़ क्यूबा के लिए मिसाइल ला रहे थे वो वहां ना पहुंच पाएं, और उसने उनसे यह मांग रख दी कि उन्हें मिसाइलों के अड्डों को तोड़ना होगा और उन मिसाइलों को हटाना होगा जो अभी तक क्यूबा जा चुकी है। हालात बड़े तनाव से भरे थे और लग रहा था कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए। यूएन के सेक्रेटरी जनरल यू थॉन्ट ने दोनों पक्षों को रुकने के लिए कहा। आगे क्रूसचेव ने पहले कदम उठाया। उसने रूस के जहाज़ों को वापस जाने को कहा और फिर आखिरकार समझौते के हालात बने। क्रूसचेव ने मिसाइल हटाने और अड्डों को तोड़ने का वादा किया और बदले में यूएसए ने भी वादा किया कि वो फिर कभी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा और तुर्की से भी अपनी जुपिटर मिसाइल को निरस्त कर देगा। आगे, यद्यपि वह सबके सामने यह घोषणा नहीं करना चाहता था। आगे, कास्त्रो क्रूसचेव से काफ़ी नाराज़ था कि उसने बिना क्यूबा के लोगों से सलाह किए उन्हें बर्बाद कर दिया, और फिर क्यूबा और सोवियत के संबंध काफ़ी समय तक काफ़ी ठंडे रहे। आगे, यह संकट कुछ ही दिन रहा, पर हालात बड़े तनावपूर्ण थे और इसके नतीजे भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। दोनों पक्ष कह सकते थे कि उन्हें कुछ मिला, पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि दोनों ने ही यह महसूस किया कि क्षमा करिएगा दोस्तों, रोटेट हो गया, क्षमा करिएगा दोस्तों, महसूस किया कि कितनी आसानी से न्यूक्लियर युद्ध छिड़ सकता था और इसके नतीजे कितने भयानक होते। ऐसा लगता था कि दोनों को ही होश आ गए और तनाव खत्म होने पर दोनों ने चैन की सांस ली। टेलीफोन की एक हॉटलाइन मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच तुरंत बातचीत के लिए लगाई गई और जुलाई 1963 ईस्वी में यूएसए और ब्रिटेन ने एक न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर दस्तखत किए। दोनों ने ही इस बात को माना कि न्यूक्लियर टेस्ट केवल ज़मीन के नीचे ही किए जाएंगे, जिससे कि वातावरण प्रदूषित ना हो। आगे दोस्तों, कैनेडी की इस संकट के समय में काम करने के तरीके की पहले तो बहुत प्रशंसा हुई। अधिकतर अमेरिका के वक्ताओं ने कहा कि रूस का सामना करना और अपने सेनाध्यक्षों के दबाव को सैनिक कार्रवाई से रोके रखना, इन सबका सामना करते हुए कैनेडी ने संकट टाल दिया और शांतिपूर्ण समझौता हो गया। राष्ट्रपति के भाई रॉबर्ट उनके मुख्य समर्थक थे। विशेष रूप से अपनी पुस्तक 13 डेज में 1969 ईस्वी में उन्होंने उनका काफ़ी समर्थन किया है। सारा दोषी यूएसएसआर को मानते हुए अमेरिका के लोग बराबर इस बात पर बल देते रहे कि रूस के विभिन्न राजदूत बराबर झूठ बोलते रहे कि उनकी क्यूबा में मिसाइल बेस बनाने की कोई मंशा नहीं थी। लेकिन बाद के कुछ इतिहासकारों ने कैनेडी की काफ़ी आलोचना की है। कुछ लोगों ने तो इतना तक कहा कि कैनेडी ने क्यूबा की समस्या को हमेशा के लिए हल करने का एक मौका ही खो दिया। उसे क्रूसचेव को धोखेबाज कहकर क्यूबा पर हमला करके कास्त्रो का तख्ता पलट देना चाहिए था। दूसरों का कहना है कि कैनेडी ने तुर्की में न्यूक्लियर मिसाइल लगाकर और लगातार कास्त्रो के शासन को अस्थिर करने का प्रयास करके पहले इस संकट को खड़ा किया था। यह भी कहा गया कि क्योंकि सोवियत की लंबी दूरी की मिसाइल यूएसएसआर से यूएसए तक मार करने के लिए पहले ही तैयार हो चुकी थी, इसलिए क्यूबा में मिसाइल से कोई नया खतरा नहीं था। आगे 1970 तक होड़ चलती रही। आइए इसे देख लेते हैं। यद्यपि सार्वजनिक रूप से रूस यह कहता रहा कि मिसाइल का संकट उनकी जीत थी, पर प्राइवेट में उसने माना कि यूएसए के नज़दीक मिसाइल बेस बनाने का उनका लक्ष्य असफल रहा। अमेरिका के तुर्की से थोरस और जुपिटर मिसाइल हटाने से भी
कोई फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि अब अमेरिका के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया था, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जिसे पोलारिस और बाद में पोसीडीन का नाम दिया गया है। एसएलबीएम इन मिसाइलों को पूर्वी मेडिटेरियन, ठीक है, पूर्वी मेडिटेरियन से पनडुब्बियों द्वारा छोड़ा जा सकता था। आगे है, रूस ने अब अमेरिका के बराबर आईसीबीएम और एसएलबीएम बनाने का निश्चय कर लिया था। उनका लक्ष्य केवल अपनी सुरक्षा बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि वह अपने को अमेरिका के बराबर लाना चाहता था, जिससे कि उसको हथियारों को सीमित करने और उन्हें कम बनाने के लिए मनाया जा सके। अमेरिका क्योंकि वियतनाम के युद्ध 1961 से 1965 में पूरी गहराई के साथ शामिल था, इसलिए उसके पास परमाणु हथियारों पर खर्च करने के लिए उतना पैसा भी नहीं था। पर धीरे धीरे रूस उस तक पहुंच गया 1970 के शुरू में ही वह यूएसए और उसके सहयोगियों से आईसीबीएम और एसएलबीएम बनाने में संख्या में आगे बढ़ गया था। उसने एक नया हथियार बनाया, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम, जो दुश्मन की मिसाइल को निशाने पर पहुंचने से पहले ही मार गिरा सकती थी। आगे, लेकिन अमेरिका उससे भी आगे पहुंच गया था। उन्होंने और भी भयानक अस्त्र बना लिया था, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, व्हीकल। आगे, MIRV, यह एक ऐसी मिसाइल थी जो अलग अलग 14 वारहेड्स ले जा सकती थी और हर एक मिसाइल को अलग अलग निशानों पर छोड़ा जा सकता था। रूस ने भी जल्द ही अपनी तरह का ऐसा हथियार बना लिया, जिसका नाम था SS-20। 1970 में बनाया था SS-20। आगे देखते हैं दोस्तों, इनका निशाना पश्चिमी यूरोप था, पर ये उतनी मारक नहीं थी जितनी कि अमेरिका की MIRV, और यह केवल 3 ही वारहेड्स ले जा सकती थी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1970 के अंत तक अमेरिका ने क्रूज मिसाइल बना ली थी, जिनका आधार यूरोप में था। इसमें नई बात यह थी कि यह निचले स्थान से भी छोड़ी जा सकती थी और इसलिए रूस की रडार को नीचे से भेज सकती थी, और यह चलता ही रहा। दोनों ही पक्षों के पास एक से बढ़कर एक विनाशक हथियार जमा हो चुके थे, आगे, जिससे कि पूरी दुनिया को नष्ट किया जा सकता था। सबसे बड़ा खतरा यह था कि किसी भी एक तरफ से पहले हमला करके, इससे पहले कि दूसरा पक्ष बदला लेने का विचार करे, परमाणु युद्ध जीतने की कोशिश और दूसरे पक्ष के हथियार नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता था, ठीक है। आगे दोस्तों, परमाणु हथियारों के प्रति विरोध, आइए इसे भी देखते हैं और इसके पश्चात ही समाप्त करेंगे। आगे दोस्तों, बहुत से देशों के लोग इस बात से बहुत परेशान थे कि इन दोनों बड़ी ताकतों ने जिस तरह से परमाणु हथियार जमा कर लिए हैं और इन्हें कोई भी रोक नहीं पा रहा है, इन सरकारों को परमाणु हथियार को ख़त्म करने को मनाने के लिए आंदोलन होने शुरू हो गए, ठीक है। आगे, ब्रिटेन में परमाणु हथियारों पर रोकथाम के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान 1958 में शुरू किया गया। इसमें सरकार पर पहल करने के लिए दबाव डाला गया, जिससे कि ब्रिटेन इन अस्त्रों को नष्ट करने वाला पहला देश हो। इसे एक तरफा निरस्त्रीकरण कहा गया। एक राज्य द्वारा हथियार नष्ट करने का संकल्प ही ये कहा जाता है। आगे, उन्हें आशा थी कि यूएसए और यूएसएसआर भी ब्रिटेन की इस पहल का अनुसरण करेंगे और अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करेंगे।
ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसके लिए उन्होंने हर वर्ग स्तर पर लंदन से लेकर एल्डर मास्टन और वापिस वहीं तक जहां अणु हथियारों का अनुसंधान केंद्र है, बड़े बड़े प्रदर्शन और जुलूस निकाले। ठीक है, आगे है, किसी भी ब्रिटिश सरकार ने यह खतरा नहीं उठाया। उनका कहना था कि एक तरफा निरस्त्रीकरण ब्रिटेन को यूएसएसआर से खतरे में झोंक देगा और वह निरस्त्रीकरण की बात को तभी मानेगा जब दोनों बड़ी ताकतें अपने हथियारों पर रोकथाम पर तैयार होगी। आगे 1980 ईस्वी में इसके लिए कई यूरोपियन देशों और यूएसए में प्रदर्शन किए गए, जिसमें पश्चिमी जर्मनी और हॉलैंड भी शामिल थे। ठीक है, आगे शामिल थे। ब्रिटेन में बहुत सी महिलाओं ने अमेरिका के बेस ग्रीनहेम कॉमन यानी वर्कशायर पर जहां क्रूज मिसाइल रखी थी, इकट्ठे होकर विरोध जताया। आगे, डर इस बात का था कि यदि अमेरिका कभी भी इनमें से किसी मिसाइल को छोड़ता है तो रूस के बदले में किए गए न्यूक्लियर हमले से पूरा का पूरा ब्रिटेन तबाह हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन तबाह हो जाएगा। काफ़ी दिनों बाद और शायद इस अति या विरोध प्रदर्शनों के कारण दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हुए। ठीक है, आगे, और इस प्रकार विश्व की शांति युद्ध के अगले दौर में पहुंच गया। डेटेनेट यानी नरमी या तनाव कम होना। ठीक है, नरमी या तनाव कम होना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 7 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 8 या जो भी चैप्टर मिलेगा वो स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। को पढ़ते रहिए, को बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों।